जब से मोदी जी की थर्ड टर्म शुरू हुई है इस जून में, उसके बाद से हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी ज़्यादा दिखाई नहीं देती हैं। और जब भी वो दिखाई दी हैं, एक आध बार, तब कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी। अभी हाल ही में अक्टूबर के पहले महीने में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि हमारे देश में पर कैपिटा इनकम $2000 से बढ़ जाएगी अगले 5 सालों के अंदर। अब सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है। $2000 यानी कि पौने 2 लाख रुपए के करीब सालाना हमें ज्यादा मिलेंगे। वाह मोदी जी वाह वाला एक ये फिनोमेना लग रहा है। लेकिन कितने लोग पर कैपिटा इनकम की असलियत जानते हैं, और क्या आम पब्लिक को इस पर ध्यान देने की जरूरत है या नहीं? सबसे पहली चीज तो ये है कि पर कैपिटा इनकम और आपकी जेब में कितने रुपए आएंगे, इन दोनों में कोई लिंक होता नहीं है। पर कैपिटा इनकम निकाली जाती है देश की जीडीपी उस साल की लेकर, और उसी वर्ष का जितना भी हमारी पॉपुलेशन है उससे डिवाइड करके ये फिगर निकाला जाता है। जैसे 1980 में हमारी पर कैपिटा इनकम $267 थी। जैसे जैसे देश ने तरक्की की, हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ती गई, और आज 2024 में ये $2730 है। और इसका प्रोजेक्शन आईएमएफ द्वारा किया गया है, जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ को लेकर, उस हिसाब से 2028 के आसपास ये $4280 के करीब हो जाएगी। शायद निर्मला सीतारामन जी ने यही ग्राफ देखा होगा और उन्होंने ये पब्लिक में स्टेटमेंट दे दिया। ये उन्हीं उसी टाइप का स्टेटमेंट है जैसे कि अक्सर बीजेपी के मंत्री लोग देते रहते हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम 2024 में बन जाएंगे, या दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी 2026 में बन जाएंगे। अक्सर ये चीजें होती नहीं हैं, ये केवल एक फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन होता है जिसमें काफी इफ्स एंड बट्स लगे होते हैं। और अगर आप पर कैपिटा जीडीपी को लेकर मनमोहन सिंह के 10 साल और मोदी जी के 10 साल को कंपेयर करेंगे, तो पाएंगे कि यूपीए 1 यूपीए 2 2004 से लेकर 2014 तक पर कैपिटा इनकम 2.5 गुना बढ़ी थी। और मोदी जी के 10 साल में 2014 से 2024 के बीच में हमारी पर कैपिटा इनकम 1.75 टाइम्स ही बढ़ी है। मोदी सरकार की एक और पॉलिसी रही है, जिसे वो एम्बिशियस इकोनॉमिक एजेंडा कहते हैं, कि आप जो भी करें वो पब्लिक को नजर आना चाहिए। यानी कि विकास जो भी मोदी जी करें वो दिखना चाहिए। इसलिए सड़कें बनाइए, बिल्डिंग्स बनाइए, पुल बनाइए, चाहे उस पर जितना मर्जी पैसा लगे, चाहे हमको कर्ज क्यों ना लेना पड़े। और जिन चीजों पर आप खर्चा करें और वो दिखती नहीं है पब्लिक को, उस पे वो एक तरह से मोदी जी मानते हैं कि ये बेकार का खर्च है, उसको कम कर दिया जाए। तो मोदी जी के इस विजुअल प्रोपेगेंडा की वजह से आम पब्लिक बहकावे में आ जाती है। उन्हें ये लगता है कि देश बहुत तरक्की कर रहा है, सब तरफ खूब पैसा है, हमारे पास भी पैसा बढ़ेगा, अभी नहीं तो आगे बढ़ेगा, इसलिए हम खूब खर्च करना शुरू कर दें। और जिस तरह से ये विकास और प्रोग्रेस की कहानी परोसी गई है, उसके ट्रैप में हमारे यंग जनरेशन आ चुकी है। आज के एपिसोड में मैं यही दिखाऊंगा कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो किस तरह से कर्ज में डूब चुकी है, यहाँ तक कि उनको जो कर्जा लिया था वो वापस करने के भी पैसे नहीं है, जिससे बैंक्स के ऊपर एक भारी संकट बनने जा रहा है। एपिसोड को अंत तक देखिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। तो एक तरफ तो मोदी जी और निर्मला सीतारामन जी का एक नैरेटिव है कि भारत कितना खुशहाल है, हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी जल्द बनेंगे, और हमारी पर कैपिटा इनकम अगले 5 सालों में $4500 हो जाएगी। आप ये सुनिए और खुश होइए। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको कुछ और भी डेटा दिखा रहा हूं, जो हमारी सरकार का ही डेटा है, आरबीआई इत्यादि इन लोगों का। आप ये डेटा भी देखिए
इसका संज्ञान लीजिए और फिर स्वयं ही ये निर्णय करिए कि ये नैरेटिव कितना सही या कितना गलत हमें दिखाया जा रहा है। जैसे मैंने कहा, मोदी जी का विजुअल प्रोपेगेंडा के लिए ये जरूरी है कि जो वो करे वो हमें दिखे। इसलिए नई सड़कें बनाई गई और नए रेलवे रेल लाइन तो ज्यादा नहीं पड़ी हैं, लेकिन गाड़ियां नई काफी शुरू करी गई हैं, जैसे कि वंदे भारत। 2012 में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर रोड्स और रेलवेज पर था, वो लगभग हमारे जीडीपी का 0.3% था। वो धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते मोदी जी जब से आए हैं और तेजी से वो बढ़ा और 2023 में पिछले साल ये जीडीपी का 1.6% तक पहुंच गया है। इसमें 0.8 रेलवेज पर खर्च किया गया और 0.8 सड़कों के नए निर्माण के लिए खर्च किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। इसके लिए इंटरनल और एक्सटर्नल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया गया। बाहर से डेट धीरे धीरे बढ़ने लगा, यानी कि कर्जा। ये पिछले 5 साल में जो हमारा कर्जा 2019 में 564 बिलियन डॉलर्स था, वो बढ़कर इस साल 682 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया। अगर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखी जाए, हमारी टोटल नेशनल डेट सन 2020 में जीडीपी का 88% तक पहुंच गई थी। हालांकि ये कम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये इसके कम होने की दर इतनी स्लो है कि ये प्री पैंडेमिक लेवल 75% ऑफ जीडीपी पहुंचने में अगले 10-12 साल लग जाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी भारत के लिए चिंताजनक बनी हुई है। 2017-18 के आसपास ये करीब 4% के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई थी, लेकिन पैंडेमिक के बाद से ये लगातार 8 से 10% के बीच में बनी हुई है। यहाँ तक कि कुछ राज्य ऐसे हैं, जैसे कि हरियाणा, जहाँ पे 20% के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट रेट पहुंच गया है। नई नौकरियां बन नहीं रही हैं, सरकारी भर्ती में मंदी छाई हुई है और इधर जो प्राइवेट सेक्टर है, खासकर हमारा आईटी सेक्टर, वहां पे धीरे धीरे करके लोगों को निकाला जा रहा है। ये डेटा मैंने इंडिया टुडे से लिया हुआ है, जिसमें ये बताया है कि इस साल जून तक लगभग 90,000 आईटी एम्प्लॉयज का ले ऑफ किया गया, यानी कि नौकरी से निकाला गया है। ये चुपचाप होता है, ये प्रेस में नहीं आता है और इसमें खासकर वो लोग अफेक्ट होते हैं जिनकी सैलरीज ज्यादा होती हैं। जिन सेक्टर्स में कोई विजुअल अपील नहीं होती है, यानी कि पब्लिक को वहां पे खर्च किया हुआ पैसा नजर नहीं आता है, उसमें मोदी सरकार कुछ खर्च नहीं कर रही है। एक जो अफेक्ट हुआ है वो हिंदुस्तान के आर&डी के एक्सपेंडिचर पर है। इंडिया सारे देशों में सबसे कम आर&डी पर खर्च करता है। 2014 में ये 0.7% ऑफ जीडीपी खर्च करते थे हम लोग, और धीरे धीरे इस पिछले साल ये 0.65% ऑफ जीडीपी ये नीचे आ गया है। और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि मोदी सरकार ने शिक्षा पर खर्च कम करना शुरू कर दिया है। ये आज से ही नहीं है। अगर सीधे राइट हैंड साइड पर ये ग्राफ देखेंगे तो ये परसेंट ऑफ जीडीपी ऑन एजुकेशन, ये जो पीला ग्राफ है, ये दिखाएगा 2013-14 से ये निरंतर कम होता जा रहा है। पैंडेमिक के दिनों में बिल्कुल ही कम हो गया, 2.5% पर आ गया और अभी भी ये उसी लेवल पर है। तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। इस साल के बजट में हायर एजुकेशन पर भयंकर कटौती की गई है। 17% की कटौती केवल हायर एजुकेशन पर की गई है। कुछ दिन पहले मैंने एक एपिसोड किया था जिसमें मैंने ये दिखाया था कि किस तरह से भारत का युवा वर्ग धीरे धीरे बाहर पढ़ने ज्यादा जाने लगा है, क्योंकि देश में हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज और भी कम हो रही हैं। तो ये संख्या आने वाले सालों में और भी ज्यादा हो जाएगी। तो आप खुद अनुमान लगाइए कि अब हमारे देश का भविष्य, उसका क्या हाल होगा, क्योंकि जो बाहर पढ़ने जाता है वो कभी लौट के हिंदुस्तान वापस नहीं आता है।
ग्राफ तो कई हैं और दिखाने के लिए, लेकिन मैं ये आखिरी ग्राफ दिखा के फिर अगले सेक्शन में चलता हूँ। ये है इंडिया प्रेस फ्रीडम रैंकिंग। ये धीरे-धीरे कम होती जा रही है। इंडिया इधर पिंक लाइन में दिखाया है, जो 2004 में हमारी रैंकिंग लगभग 130 के आसपास थी। वो धीरे-धीरे कम होके अब हमारी रैंकिंग 160 के आसपास पहुंच चुकी है। और ये ऑलमोस्ट उन देशों के साथ हम पहुंच रहे हैं जिसमें रशिया और चाइना की गिनती होती है। अब चलते हैं हमारे अगले सेक्शन पर, जिसमें मैं आपको कुछ डेटा दिखाऊंगा हमारे युवा वर्ग के बारे में, जिसमें ये एक जो मेक बिलीव सी दुनिया मोदी जी ने बनाई हुई है कि देश में बिल्कुल खुशहाली है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, उसका इफेक्ट हमारी युवा पीढ़ी पर क्या पड़ रहा है। अगर आप फाइनेंशियल खबरें फॉलो करते हैं तो पिछले 1 डेढ़ साल में आपने ये खबरें अवश्य देखी होंगी कि भारतीय बैंकिंग सिस्टम में पैसे की कमी होती जा रही है, यानी कि देयर इज अ डिक्लाइन इन लिक्विडिटी। 1 साल पहले बैंक्स में 2.86 लाख करोड़ के डिपॉजिट्स थे, जो घटकर अब 0.95 यानी कि 1 लाख करोड़ से भी कम हो गए हैं। और इसी बात की चिंता बार बार आरबीआई के गवर्नर ये हर मीटिंग में ये जताते रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि पिछले 20 सालों में ये सबसे बुरा डिपॉजिट क्रंच हमारे बैंकिंग सिस्टम में आ गया है। साथ में आपने ये भी सुना होगा कि आरबीआई के गवर्नर अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं कि बैंक्स जो अनसिक्योर्ड लोन देती है लोगों को, वो उनको कम करना चाहिए या खत्म करना चाहिए। और ऐसा बैंक्स ने काफी हद तक किया भी है, लेकिन उसके बाद ये देखा गया है कि लोग पर्सनल लोन्स के बजाय अब गोल्ड लोन्स लेने लगे हैं। हमारी सरकार में काफी बुद्धिमान लोग भी हैं, और उनमें से एक ने ये कहा था कि लोगों के सेविंग्स की हैबिट बदलती जा रही है। वो लोग बजाय बैंक डिपॉजिट करने के म्यूचुअल फंड में डिपॉजिट कर रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक बहुत ही डिटेल स्टडी की है, और उसके नतीजे ये हैं कि ऐसा कोई भी डेटा देखने में नहीं आता है जिससे ये साबित हो कि लोग डिपॉजिट्स कम करके वो पैसा म्यूचुअल फंड्स में लगा रहे हैं। तो आरबीआई इतनी चिंतित क्यों है? मेरे ख्याल से होना भी चाहिए, क्योंकि 2012-13 में पर्सनल लोन्स की वैल्यू थी 9 लाख करोड़ के आसपास, जो बढ़कर 2023-24 में पहुंच गई है 53,31,290 करोड़, 53,31,290 करोड़ रुपीस। ये पिछले 10 साल में 17.5% से हर साल ये इसकी ग्रोथ हुई है, बहुत तेजी से ये बढ़ा है। ये जो आप देख रहे हैं फिनोमेना, ये उसी कहानी का एक हिस्सा है जिसमें हमें ये बताया गया कि देश में सब कुछ ठीक चल रहा है, हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कहानी शुरू होती है 2014 में, जब मोदी सरकार आती है और वो ये चाहती है कि सब लोग पैसा खर्च करना करना शुरू कर दें, जिससे जीडीपी की ग्रोथ अपने आप होगी। लोगों के हाथ में कैसे पैसा दिया जाए, इसके लिए बैंकिंग नॉर्म्स में थोड़ी सी गिरावट की गई, उदारता दिखाई गई, और कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आते गए जिससे बैंक से कर्जा लेना बहुत आसान हो गया, खासकर पर्सनल लोन, जो कंज्यूमरिज्म की तरफ लोगों को बढ़ा रहा था। वो पैसा जो आज आप खर्च कर सकते हैं, और आप अगर नहीं दे पाए तो उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर लीजिए, और अगले 2-3 साल तक एक हाई इंटरेस्ट रेट पर वो आप बैंक को वापस करते रहिए। लेकिन हुआ क्या कि धीरे धीरे लोगों ने जो जिन लोगों ने लोन लिया था, उनके पास लोन वापस करने की क्षमता वो कम होती गई, क्योंकि देश की इकोनॉमी नीचे जा रही है, नौकरियों में कमी आ गई है। तो इस सब का इफेक्ट ये हुआ कि हमारी बैंक्स के ऊपर एक और संकट अब आ गया है। 26 सितंबर 2024 की ये न्यूज रिपोर्ट दिखाती है कि हमारे देश में क्रेडिट कार्ड डिफॉल्टर्स की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। 6 महीने पहले 1.6% डिफॉल्टर्स थे क्रेडिट कार्ड यूजर्स में से, जो बढ़कर
पिछले महीने 1.8% हो गए हैं। आपको एक और शॉकिंग फिगर मैं बता देता हूँ। दो जून 2024 में कुल 2.7 लाख करोड़ रुपीस ये क्रेडिट कार्ड कंपनीज का ओवरड्यू था और इसके कई कारण उन्होंने एनालाइज किए हैं, जिसमें सबसे प्रथम ये है कि जो यंग जनरेशन है, मिलेनियल्स है, जो आज की तारीख में 30-35 साल के लोग हैं, उन्होंने अपनी पूरी क्रेडिट कार्ड की लिमिट यूज कर ली है। और दूसरा, ये जो क्रेडिट कार्ड वाले बाई नाउ पे लेटर यानी कि ईएमआई पर जो चीजें देते हैं, मोटी-मोटी चीजें देते हैं, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ गई है कि लोग खरीद लेते हैं हाई वैल्यू गुड्स लेकिन फिर ईएमआईज़ नहीं दे पाते हैं। और इसकी और भी कई कारण हैं, बट इस वजह से क्रेडिट कार्ड कंपनीज अब नए कार्ड इश्यू करने में थोड़ा कतरा रही हैं। सरकारी पॉलिसी के अंतर्गत बैंक्स ने पिछले 10 साल में क्रेडिट कार्ड खुलकर लोगों को दिए हैं। ये एक ग्राफ उसी को दिखाता है। 2011 से 2014 तक इसमें बहुत ही स्लो ग्रोथ हुई, 4.8% एनुअल ग्रोथ हुई, जो कि एक नॉर्मल चीज है। लेकिन 2014 से आप यहाँ देखेंगे तो ये 21%, 25% एनुअल ग्रोथ पर ये बढ़ा है, जो आज बढ़कर तो जनवरी 2024 में 9 करोड़ 95 लाख से ज्यादा क्रेडिट कार्ड सर्कुलेशन में है। 2014 के बाद का ये वो पीरियड था जिसमें क्रेडिट कार्ड आपको याद होगा खुलकर बांटे गए। हर मॉल में, हर पेट्रोल पंप पर, हर मार्केट में कोई खड़ा हुआ क्रेडिट कार्ड बेचता था। और यहाँ तक कि जिन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड था, उनकी लिमिट्स बैंक ने बगैर उनसे पूछे हुए बढ़ा दी। और ये छोटी-मोटी बढ़ोतरी नहीं थी, ये लाखों रुपए की ये लिमिट्स बढ़ा दी गई थी। और अगर इतना ही काफ़ी नहीं था, बैंक्स ने लोन ऑन कार्ड ये भी स्कीम शुरू कर दी कि आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट अगर 10 लाख है, तो आप 5 लाख का उस पर लोन ले लीजिए और ये हाई इंटरेस्ट पर दिया गया। और इसके अलावा कैश ऑन कार्ड, आप कैश भी विथड्रॉ कर सकते हैं। तो लोगों को एक तरह से फँसाया गया कि आप इज़ी मनी है, लीजिए और खर्च करिए। कार्ड पर आउटस्टैंडिंग अमाउंट किस तरह से बढ़े हैं? 2013 से 2018 के आसपास ये 15, 16, 17% एनुअली बढ़ रहा था। फिर पैंडेमिक में ये समझ आती है, उस समय लोगों को कैश की ज़रूरत थी। लेकिन पैंडेमिक के बाद, कोविड के बाद ये लोन 20 21% 31% बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। यानी कि ये पीरियड वो आ गया है जब लोगों के पास पैसा खत्म हो गया है और वो बैंक्स को वापस नहीं कर पा रहे हैं। आउटस्टैंडिंग पर्सनल लोन अगर आप देखें, जो अनसिक्योर्ड लोन है, वो इस समय 13,86,921 करोड़ रुपए है। लोन अगेंस्ट ज्वेलरी 1 लाख करोड़ के थोड़ा ऊपर है। व्हीकल, एजुकेशन और एडवांसेस अगेंस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट ये सिक्योर्ड लोन होते हैं। इसी तरह हाउसिंग भी है। तो ये अगर आप छोड़ दें तो बाकी सब में क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग ये 2.5 लाख करोड़ के ऊपर है और कंज्यूमर ड्यूरेबल जो ईएमआई पर चल रहा है वो 23,000 करोड़ है। आखिरी स्लाइड में मैं बस ये दिखा रहा हूँ कि 2012-13 और 2023-24 को अगर आप कंपेयर करें, पीले रंग में 23-24 का डेटा है, तो हाउसिंग लोन परसेंटेज में कोई फर्क नहीं आया है। व्हीकल लोन्स भी लगभग वैसे ही हैं। जो इंक्रीज हुआ है सबसे ज्यादा वो अनसिक्योर्ड लोन्स में हुआ है। दो 12-13 में ये 19.7% था, अब ये 26% है। और इसी तरह कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी बढ़ोतरी आई है। क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग लगभग दुगने हो गए हैं। इस एपिसोड का ये मकसद नहीं है कि आपको मैं किसी तरह से अलार्म कर रहा हूँ या कोई खतरे की घंटी बजा रहा हूँ। अगर आप कोई पॉजिटिव नैरेटिव पॉलिटिशियंस का मानते हैं, तो एक बार दूसरा तरफ भी आप चेक कर लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी किस दिशा में है, किस तरफ बढ़ रही है। उससे आप खुद ही एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएँगे। एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।